हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? कैसी पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी। तो हम क्या कर रहे थे, पिछले वीडियो तक हमने प्रकृति में जो मूल बल पाए जाते हैं उनको हमने पढ़ लिया। अब आगे जो भौतिकी के बारे में सामान्य जानकारी है कि फिजिक्स क्या है, उसमें हम लास्ट जो टॉपिक है कि भौतिकी में कुछ मूलभूत संरक्षण नियम की कौन कौन से संरक्षण नियम है जो हम भौतिकी में पढ़ते हैं। तो यहाँ हम 4 संरक्षण नियमों को पढ़ने वाले हैं। पहला हम पढ़ेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम, दूसरा हम पढ़ेंगे संवेग संरक्षण का नियम, तीसरा हम पढ़ेंगे कोणीय संवेग संरक्षण का नियम और चौथा आवेश संरक्षण का नियम। अब ये नियम है कैसे और क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि संरक्षण का नियम है। तो जैसा आपने 10वीं क्लास में केमिस्ट्री में एक पढ़ा होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो ठीक उसी प्रकार से हैं ये नियम भी आसान है, तो आप ज़्यादा चिंता मत करिए। तो शुरुआत करते हैं और पहला हम पढ़ते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से पहले 2-3 बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यदि कोई वस्तु की स्थिति है और स्थिति के कारण यदि उसमें ऊर्जा निहित है तो उसको हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। ठीक है। यदि कोई वस्तु गति कर रही है तो गति के कारण जो उसमें ऊर्जा निहित होती है उसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा। इन दोनों ऊर्जाओं के योग को हम बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा का योग जो होता है यांत्रिक ऊर्जा, वो नियत रहता है, समान बना रहता है। ठीक है, देखते हैं। इस नियमानुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। यानी ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं। ठीक है। इस नियमानुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। लेकिन ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है। तो इस नियम अनुसार न तो ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं, नहीं ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो अभी हमने बताया था कि जो कुल ऊर्जा होती है जिसे हम बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा, वो यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वो बराबर होती है स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा के। ठीक है। तो ये यांत्रिक ऊर्जा जो है वो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों का योग यांत्रिक ऊर्जा है। यानी टक्कर से पहले की ऊर्जा या फिर किसी वस्तु में प्रारंभिक ऊर्जा तथा अंतिम ऊर्जा, टक्कर नहीं बोलेंगे यहाँ पर, वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम ऊर्जा बोलेंगे। तो किसी वस्तु की प्रारंभिक ऊर्जा तथा अंतिम ऊर्जा दोनों समान बनी रहती हैं। ठीक है।
तो यहाँ लिख देते हैं किसी वस्तु की प्रारंभिक ऊर्जा व अंतिम ऊर्जा दोनों समान रहती हैं, नियत रहती हैं। ठीक है, तो ये हो गया ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब दूसरा नियम जो हम पढ़ते हैं, दूसरा नियम जो पढ़ेंगे उसका नाम है संवेग संरक्षण का नियम। तो देखिए क्या होता है संवेग संरक्षण का नियम। किसी भी घटना से पहले का जो संवेग है वो और घटना के बाद का जो संवेग है वो दोनों बराबर होते हैं, दोनों समान रहते हैं, दोनों नियत रहते हैं। जैसे मान लो कोई वस्तु में टक्कर हो रही है या वस्तु में घटना हो रही है, तो घटना से पूर्व का संवेग तथा घटना के बाद का संवेग दोनों क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं, एक समान रहते हैं। इसको हम बोलते हैं संवेग संरक्षण का नियम। तो इसमें हम लिखते हैं इस नियम अनुसार घटना से पूर्व का संवेग तथा घटना के बाद का संवेग समान रहता है। घटना से पहले का संवेग तथा घटना के बाद का संवेग समान रहता है, यानी नियत रहता है। ठीक है, समान की जगह हम नियत भी बोल सकते हैं। तो इसे हम संवेग संरक्षण के नियम के रूप में जानते हैं। तो इसको हम लिखते हैं घटना या टक्कर से पूर्व का संवेग घटना से पहले या पूर्व का संवेग बराबर होता है घटना या टक्कर के, घटना लिख देते हैं, घटना या टक्कर के बाद के संवेग के, बाद का संवेग। ठीक है, तो घटना से पूर्व का संवेग घटना के बाद के संवेग के इक्वल होता है। इसे हम संवेग संरक्षण के नियम के रूप में जानते हैं। अब देखिए तीसरा जो नियम है वो है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। तो देखो तो तीसरा नियम है अपना वो ये है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। तो क्या होता है कोणीय संवेग? जैसे सामान्य जो गति होती है उसमें संवेग होता है, ठीक उसी प्रकार से जो घूर्णन गति होती है, जो गति किसी अक्ष के चारों तरफ घूमने के कारण होती है, तो घूर्णन गति में कोणीय संवेग उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये नियम क्या बन जाएगा, किसी घूर्णन गति में कोणीय संवेग जो है वो नियत बना रहता है, यानी कि कोणीय संवेग जो है वो एक समान बना रहता है कि घूर्णन गति में घटना
या टक्कर से, अब टक्कर तो नहीं बोलेंगे, घटनाएं बोलेंगे। घूर्णन गति में किसी वस्तु के लिए घटना से पहले का कोणीय संवेग तथा घटना के बाद का कोणीय संवेग एक समान बना रहता है, नियत रहता है। इसे हम किस नाम से जानते हैं? कोणीय संवेग संरक्षण के नियम से जानते हैं। ठीक है। घूर्णन गति में वस्तु का कोणीय संवेग नियत बना रहता है। इसे कोणीय संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। यानी कोई वस्तु है और वो घूर्णन गति कर रही है, तो घूर्णन गति में उसका जो कोणीय संवेग है वो नियत बना रहता है। यानी पहले का कोणीय संवेग तथा बाद का कोणीय संवेग एक समान बने रहते हैं, नियत होते हैं। तो इसे हम कोणीय संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। इसके बाद जो लास्ट जो नियम है वो है आवेश संरक्षण का नियम। क्या होता है आवेश संरक्षण का नियम? देखिए, अभी हमने विद्युत चुंबकीय बल पढ़ा था पिछले वीडियो में, तो उसमें हमने देखा था कि वस्तुओं पर आवेश होता है, धनावेश और ऋणावेश। तो ये वही आवेशों के मध्य संरक्षण का नियम है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं आवेश को नष्ट किया जा सकता है। इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। तो इसे हम आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। और किसी विलगित निकाय का, यानी कोई निकाय है और उसमें बहुत सारे आवेश हैं, तो किसी विलगित निकाय का जो कुल आवेश होता है वो शून्य होता है। ठीक है। देखो, इस नियम अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है कि आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही आवेश को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। इसे हम कहते हैं आवेश संरक्षण का नियम। और इसमें एक जो बात है वो ये है लिखनी है कि किसी विलगित निकाय
विलगित निकाय का कुल आवेश किसी विलगित निकाय का कुल आवेश शून्य होता है, यानी वो उदासीन होता है। शून्य को हम बोलते हैं उदासीन होता है। कोई निकाय है और उसमें आवेश है, तो उस निकाय का जो कुल आवेश होगा वो कितना होगा? शून्य होगा। ये आवेश के बारे में आप पूरा डिटेल से 12वीं क्लास के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। वहाँ पर हम आवेश के गुणधर्म, आवेश कैसे उत्पन्न हुआ, आवेश के कौन कौन से गुणधर्म हैं, आवेश कैसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ठीक है, ये सब वहाँ पढ़ेंगे। तो ये अपने भौतिकी के बारे में सामान्य जानकारी है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद अपन अपने किताब के जो चैप्टर हैं, जो इसके बाद जो चैप्टर है वो मैं मात्रक और मापन फर्स्ट चैप्टर है, उसको हम चालू करेंगे। तो ये हमने जो फिज़िक्स है उसके बारे में हमने शुरू से जाना। तो सबसे पहले हमने साइंस पढ़ा कि साइंस क्या होती है, साइंस के कितने भाग हैं, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबको जाना। उसके बाद हमने फिजिक्स को पढ़ा, फिजिक्स की शाखाएं पढ़ी। फिजिक्स की शाखाएं 2 होती हैं, चिरसम्मत भौतिकी, आधुनिक भौतिकी, सबकी परिभाषाएं पढ़ी। उसके बाद हमने प्रकृति में पाए जाने वाले मूल बल पढ़े, 4 मूल बल होते हैं, उन सबको पूरा डिटेल से पढ़ लिया। उसके बाद हमने ये पढ़ा भौतिकी में ये कुछ संरक्षण नियम। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो बेसिक जानकारी है फिजिक्स के बारे में, ये सब वीडियो के माध्यम से जो बताई गई है वो अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में जो अपनी बुक है वहाँ से जो चैप्टर चालू होते हैं मात्रक और मापन, उसको शुरू करते हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।